हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है डिजिटल लॉजिक्स में, इसमें हम चार बेसिक टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। और वो चार टॉपिक्स हमारे हैं एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। ठीक है, तो इन चार टॉपिक्स के बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बट इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 2 से 3 प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा प्रॉपर्टी देख रखा था। ओके, हमने डुअल प्रॉपर्टी कल कल वाली लेक्चर में देखी थी। आज उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक दो सवाल करेंगे। देयर आफ्टर वी विल मूव ऑन द टुडेज टॉपिक जो एसएफवी एंड पीओएस फॉर्म्स है। ठीक है, तो होप सो कि आपको कल वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो आप शायद रेडी हो गए इस चीज के लिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। दिस इज लेक्चर नंबर 3। ओके, एंड पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टीज पे जो बेस्ड होंगे। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। एंड हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, ए बी बार प्लस ए बी सी बार और ए बी बार सी डी बार। ओके, दिस प्लस हियर इज कॉल्ड एज और। अब हमें ये करना है, हमें ये सॉल्व करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम जब आप देखते हो तो आप उसमें ना कम से कम 5 से 7 सेकंड्स में सोचो कि कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है, किस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन हो, सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि उससे कॉमन कितना ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, कि कॉमन जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, जितने भी वेरिएबल कॉमन आ सकते हैं उसको ले लो पहले। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं ए बी बार यहाँ भी है फर्स्ट टर्म में, एंड थर्ड टर्म में भी ए बी बार है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ए बी बार और ए बी बार सी डी बार और ए बी सी बार हमने राइट हैंड साइड वाले को इधर ले आया। ए बी बार अगर हम कॉमन लें तो 1 प्लस सी डी बार, 1 और सी डी बार, एंड यहाँ पे और ए बी सी बार। ठीक है, अब हमें पता है भैया कि 1 के साथ कुछ भी अगर होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बार और ए बी सी बार। ठीक है, अब यहाँ पे ए को कॉमन ले लो। ए को जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास बी बार प्लस बी सी बार, बी बार प्लस बी सी बार। इतना समझ आया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमें दिख रही है। प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम भैया ये लिख सकते हैं ए इंटू सॉरी बी बार प्लस सी बार। आपने इसको कैसे लिखा भैया, ये प्रॉपर्टी याद है क्या आपको वो वाली? इसको, इसका प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि जैसे देखो, बी बार प्लस और बी सी बार है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बार और बी इंटू बी बार और सी बार। ठीक है, तो ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, एंड हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली वही लिखा है। तो जितना सिंप्लीफाई करने हो सके उतना कर लिया करो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, ए बी बार और ए सी बार। तो ये हमारे पास जो आया ये इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आया। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। चलो हम सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम में हमें वापस से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
हमें वापस से सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है v प्लस वी बार डब्लू और वी बार डब्लू बार एक्स और वी बार डब्लू बार एक्स और वी बार डब्लू बार एक्स बार वाई और वी बार डब्लू बार एक्स बार वाई बार एंड जेड। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहला रूल यही है कि जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दिखता है वी आर ट्राइंग टू टेक सम वेरिएबल्स कॉमन। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो कि जितना ज़्यादा वेरिएबल हो सके ना उतना ज़्यादा वेरिएबल लेने की कोशिश करो। तो हमें भैया ये दिख रहा है कि इस टर्म में और इस टर्म में सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं फुल फॉर्म में लिखता हूँ इसको, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप, फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें याद रहे कि कैसे बहुत स्पीड से किया जा सकता है इस चीज़ को। वी और वी और डब्लू, अब यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, पूरा ही कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1 और 1। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी बार डब्लू बार एक्स बार। ओके, और y और y बार z आ गया हमारे पास उधर। ठीक है, इसको वापस से लिखो, v और v बार वार w, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ जाएगा v बार w बार x, यहाँ पे कॉमन है v बार w बार x बार। ओके, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। इस चीज को भैया आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि y प्लस जेड। ठीक है, ऐसा इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि y और y बार क्या होगा, y और y बार हमारे लिए होगा 1। ठीक है, जब वो 1 होगा तो ये हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं अभी यहाँ पे, y और z। ठीक है, वापस से करो आप, वापस से अगर हम करें तो v और v बार w और w बार x बार y, और इसी को और करो v बार w बार x बार z। ठीक है, समझ आ गया। अब ये तीनों में से हम क्या करेंगे ना, इन तीनों टर्म में से हम कॉमन क्या आ जाएगा देखो तो, v प्लस v बार w और v बार w बार आ रहा है कॉमन। तो अब हम कॉमन ले लिए x और x बार y और x बार z। ठीक है, यही है हमारे पास, ये बच रहा है। समझ आ गया? और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, v और v बार w, ये इसका और नहीं है, इसको हटा दो, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और v बार w बार। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक्स बार ऊपर हमने कुछ गलत लिया है क्या, एक्स बार कॉमन ले रहे हैं हम ऊपर, नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई सही है, प्लस एक्स बार जेड, मतलब और इसको और बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया यार, मैंने वही वापस से लिया कि x और x बार y है इधर, तो उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, x और y लिख सकते हैं। ठीक है, x और y जब लिख सकते हैं हम, तो मैंने लिखा यहाँ पे। और अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, अब इसमें भैया मुझे वापस, अगर सिर्फ इतना को सिंप्लीफाई करूँ मैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x और x बार z प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू
अब x और x बार z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस z। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, x और z प्लस y लिख सकते हैं ना। वापस से आप ये प्रॉपर्टी याद रखो ना, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो हर एक स्टेप आपके लिए सिंप्लीफाइड ही होंगी। ठीक है, हमें लास्ट में क्या मिला, x और z और y। वापस से करो आप, v और v बार w और v बार w बार x और y और z, ये मिला हमें। अब देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक टर्म मानो, ये दूसरा टर्म मानो। फर्स्ट वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v और v बार w क्या लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली v और w लिख सकते हैं भैया हम इसको। अब प्लस में आ जाएगा आपका v बार w बार x और y और z। ठीक है, समझ आ गया। तो यही इसका जो होगा ना, यही लास्ट में, और सिंप्लीफाई होता है तो आप ट्राई करो, लेकिन लास्ट हम यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं। इतना समझ आया आप लोगों को? हमने दो प्रॉब्लम्स करी एंड दोनों में आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत तो क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल के तरफ, तीसरे प्रॉब्लम के तरफ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो एक बार वापस से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। प्रॉब्लम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप इंटरव्यू में थ्योरी तो बता दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके तभी पता चलते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, इसमें मेरे पास है एक्सप्रेशन ए बी बार और बी बार सी और ए सी बार और बी सी बार और बी और सी बार। इसको सॉल्व करो 5 सेकेंड, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। इसके बाद एक दो प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में प्रॉब्लम्स को हम छोड़ नहीं सकते, राइट। इसमें कॉमन खोजो पहले, इसमें हम कॉमन खोजते हैं भैया। ठीक है, सबसे पहले बी बार कॉमन लो, तो ए और सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, सी बार कॉमन लेते हैं उधर से, सी बार कॉमन लो तो ए और बी आ गया। ठीक है, बी और बी को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, बी और बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी। बी और बी का मतलब क्या हो गया कि बी कॉमन लो, 1+1, 1+1 का मतलब 1 इज इक्वल टू बी ओनली, राइट। इसका मतलब बी ओनली, तो बी बार ए और सी, यहाँ ए बी बार और ए सी बी सी बार, सॉरी बी बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी सी बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे सिंप्लीफाई होगा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे लगा कि हम दूसरे टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसके बाद ट्राई करना, ठीक है। हम दूसरा दूसरा इसका टेक्निक देखने वाले हैं अभी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर देखो जब भी प्रॉब्लम में कॉमन ना आए या फिर ऐसा पॉइंट आए जहां पे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम एक कोशिश करेंगे कि हम एक्सप्रेशन में ही ऐसे वेरिएबल को चेक करेंगे जिसको हम तोड़ मरोड़ के ना प्लस माइनस कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमें 1 मिल सकता है या 0 मिल सकता है, हम ऐसा कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार और बी बार सी और ए सी बार और
बी सी बार और बी और सी बार, राइट। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो भैया कि एक्सप्रेशन में ना हमें 3 जगह BC नजर आ रहा है। हमें 3 जगह BC नजर आ रहा है। कैसे? एक यहाँ और ये एकदम ये तीसरा इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ये करते हैं भैया कि हम इस बी और सी बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बार डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? बी और सी बार को हम बी सी बार लिख सकते हैं क्या? कौन सा प्रॉपर्टी था मेरे भाई? कौन सा प्रॉपर्टी था? ड्यूअल लिख दो ना, फिर ड्यूअल लिख दो ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? ए बी बार और बी बार सी और ए सी बार और बी सी बार। अच्छा, बी सी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बी सी बार 2 जगह दिखे हैं, 2 जगह मैंने ऑब्टेन किया, एक जगह बी बार सी है। सॉरी, तीन बार बोला मैंने, 2 बार ही है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। ओके, अब देखो इतना आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं ये कर रहा हूँ कि बी सी बार को मैं क्या मान लेता हूँ भैया? एक्स। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया? बी सी बार को मैंने एक्स मान लिया। जब बी सी बार को मैं एक्स मानूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ए बी बार प्लस बी बार सी और ए सी बार और बी सी बार और बी सी बार। ठीक है, अब बी सी बार दो बार है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेके 1 + 1 1 ही आएगा। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी बार और बी बार सी और ए सी बार और एक्स लिख सकते हैं क्या? हम इसको एक्स लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमने बी सी बार को एक्स माना है। इधर इधर नजर घुमाओ एक बार। बी सी बार को हमने एक्स माना है। जब बी सी बार को हमने एक्स माना है तो ऐसा क्या करूं मैं एक्स के साथ? ऐसा मैं एक्स के साथ क्या करूं जो मुझे बी बार सी मिल जाए? भैया आप उसका डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, मेरे पास बी सी बार है। अगर मुझे बी बार सी चाहिए, अगर मुझे बी बार सी चाहिए तो मैं इसका एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा ना। देखो ध्यान से सुनो, सिर्फ आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। डी मॉर्गन हटा दो, डी मॉर्गन दूसरा कॉन्सेप्ट है। ओके, डी मॉर्गन में हम साइन भी चेंज करते हैं और हम कॉम्प्लीमेंट भी लगाते हैं। यहाँ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें बी बार सी चाहिए तो हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट लगाते ही क्या बन जाएगा ये? मतलब इस पे कॉम्प्लीमेंट अगर लगाओगे आप तो बी सी बार का होल बार, उसका क्या मतलब हो जाएगा? बी बार सी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बी बार सी के जगह? ए बी बार और एक्स बार और एक्स बार और ए सी बार और एक्स। अब भैया हमें पता है कि एक्स बार और एक्स को हम क्या 1 मान सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख लो यार, ए बी बार और ए सी बार और 1। ठीक है, ए बी बार और ए सी बार और 1। अब देखो यार, यहाँ पे ना मुझे ये चीज मिला कि 1 मिल रहा है मुझे ना 1 मिल रहा है। और 1 को आप किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? 1 ओनली। हेंस इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। समझ आया क्या किया हमने? हमने बी और सी बार को क्या किया? एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मानने के बाद हमने वापस वैल्यू पुट की। एक्स बार और एक्स को हमने 1 लिया। लेते ही क्या हो गया? हमारे पास 3 आए, ए बी बार, ए बी बार, ए सी बार और ए बी बार, ए सी बार, बस 2 ही आए। एंड तीसरा टर्म मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 को किसी भी एनीथिंग के साथ अगर आप और करते हो तो मुझे 1 ही मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रॉब्लम। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते। कॉन्सेप्ट जो है ना वो
छोटे छोटे हैं और वो तकलीफ देंगे आप, तो इससे बचना है तो एकदम दिमाग को शांत करके देखा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फिर आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा इस चीज को सॉल्व करने के। अगर मेरे पास, आप चलो डायरेक्टली लिखो, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ boolean expression, boolean expression या boolean variables डायरेक्ट लिखो आप, boolean variables a b c d। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1997 और 2002 में आ चुका है गेट एग्जाम में। ठीक है, ये 2 बार आ चुका है गेट एग्जाम में, 1997 और 2002 में। एक्सप्रेशन क्या है भैया हमारे पास, एक्सप्रेशन है ए बार और ए बी की वैल्यू 1 की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, 0 है। सेकंड है मेरे पास ए बी बार इज इक्वल टू ए सी, फिर है ए बी और बी सी, और सी ए इज इक्वल टू सी डी बार। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मिनट 10 सेकंड में, सॉरी। उसके बाद हम अपने SOP POS के तरफ मूव करेंगे। तो कोई दिक्कत सोचो, एटलीस्ट सोचने से ना दिमाग की शक्ति बढ़ती है। कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कैसे एक्सप्रेशन को तोड़ सकते हैं, कहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा, राइट। सोच लिया, बड़े आ गया। देखो यहाँ पे ना मुझे 3 एक्सप्रेशन दिए हुए, एक नहीं है, 3 एक्सप्रेशन है। एंड इन एक्सप्रेशन को यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, इतना ही पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन लग रहा होगा आपको ट्रिकी, बट एक छोटा सा पॉइंट है जो अगर आप मिस कर देते हो तभी टफ लगेगा, नहीं तो इजी है, सिंपल सा मतलब है। देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बार और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और ए बार और मल्टीप्लाइड ए बार और बी। ठीक है, ए और ए बार क्या होता है भैया 1, तो हमें क्या मिलेगा यहां से इस एक्सप्रेशन से, ए बार और बी इज इक्वल टू 0, ए बार और बी इज इक्वल टू 0। अब दिमाग खोलो, अब अपना सच में मत खोलेना, सुनो पहले। देखो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, ऑपरेशन भैया यहाँ पे और हो रहा है। मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें से एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, हम इसमें से और ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं दोनों के बीच में। तो जब और ऑपरेशन है तो आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, जब और ऑपरेशन है तो इस सिनेरियो में 0 कब आएगा मेरे पास। आप ट्रूथ टेबल याद करो, आप ट्रूथ टेबल याद करो कि भैया और की जब हमने ट्रूथ टेबल बनाए थे ना, तो कब कब मुझे 0 वैल्यू आ रही थी। और की केस में भैया मुझे 1 देखना है कि अगर एक भी वेरिएबल 1 होता है तो वैल्यू 1 आएगी। लेकिन 0 कब आता है, 0 कब आता है और की केस में, याद करो, जब दोनों वेरिएबल के इनपुट 0 हो, जब दोनों वेरिएबल के इनपुट 0 हो। देखो 4 कॉम्बिनेशन है, सिंपल सा, मतलब दिमाग मत खपाओ अपना। 4 कॉम्बिनेशन है मेरे पास, कौन कौन सा, और की केस में बता रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इसमें एक 1 है तो आंसर 1 आएगा, इसमें भी एक 1 है तो आंसर 1 आएगा, इसमें 2 1 है तो भी आंसर 1 आएगा। बस एक ही कंडीशन बचाना है जिसमें 0 आ रहा है, माने कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। समझ में आया क्या। ठीक है, अब तो समझ गया हमने, समझ लिया हमने। अब देखो, अब जब भैया दोनों की वैल्यू 0 है तभी 0 मिल सकती है ना। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि ए बार भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। ठीक है, ए बार और बी दोनों का जो वैल्यू होगा ना वो 0 ही होगा। ए बार और बी दोनों का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इतना समझ आया हमें? ठीक है, समझ लिया। तो जब इन दोनों का वैल्यू 0 होगा तो बी का वैल्यू तो निकल गया। सबसे पहले हमें 4 का फाइंड करना था, बी का वैल्यू आ गया 0। बी का वैल्यू तो आ गया 0। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर देखना है आपको तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अगर ए कॉम्प्लीमेंट 0 है, ए का बार इज इक्वल टू 0 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा भैया। ए का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब हम ए बी की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू 1 डॉट, बी का वैल्यू 0 है तो बी बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू वापस से 1 डॉट सी, तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 आ जाएगी यहाँ से। सी की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी यहाँ से। तो सी की भी वैल्यू क्या आई मेरे पास? यहाँ पे 1। अब हम इस एक्सप्रेशन में सबका वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। ठीक है, और बी का वैल्यू 0 इंटू सी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 डॉट ए का वैल्यू कितना है? 1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू 1 डॉट डी बार। समझ आए? तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया इज इक्वल टू डी बार। तो डी बार की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, क्योंकि ये और केस में है और में मुझे एक 1 कहीं भी मिलेगा तो आंसर 1 होगा। तो डी बार की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू 0। तो भैया हमने इस तरीके से चारों की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हमने चारों की वैल्यू निकाल ली ए बी सी डी की। समझ आ गया? समझ आया? चलो आगे बढ़ा जाए। इस प्रॉब्लम को वापस से देख लो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी दिख रही है। क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज क्या क्या पढ़ना है हमें? बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन अब बूलियन फंक्शन क्या होता है? पहले डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। बूलियन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन, बूलियन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन with some boolean expression, ठीक है, is called boolean function। जिसमें कि कोई boolean expression हो उसको हम boolean function बोल लेंगे। अब boolean function is also called as switching function। ठीक है, अब ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि कई बार होता है ऐसा एग्जाम में, आपको बूलियन फंक्शन ना दे के, बूलियन एक्सप्रेशन ना दे के आपको ऐसा बोलता है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्विचिंग फंक्शन। तो स्विचिंग फंक्शन पता होना चाहिए कि स्विचिंग फंक्शन बोलते हैं किसको। उसको सिंपली बूलियन फंक्शन ही बोलता है, मतलब दूसरा नाम है इसका स्विचिंग फंक्शन। ठीक है, बूलियन फंक्शन का। समझ आ गया? अब हम देखते हैं कि देखो दो तरीके से हम ना किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक नेचर है आप लोगों के सामने बहुत इनोसेंट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरा आप लोगों के सामने बहुत इनोसेंट वाला नेचर है, और मैं बाहर जाते ही प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट होती है मेरी, तो मैं बहुत ही एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं बहुत ही एरोगेंट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या ना, दो नेचर है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, रियलिटी मत समझ लेना है। ठीक है,
तो मेरा दो नेचर यहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो रही है, कंडीशन के हिसाब से मैं चेंज हो रहा हूँ। उसी प्रकार से बूलियन फंक्शन में दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला देखो, पहला क्या है, पहला है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूं फिर हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है, माने कि मेरे पास कोई फंक्शन है ए बी सी, ठीक है, कोई भी फंक्शन है ए बी सी मेरे पास। अब इसमें क्या है ना, इसमें अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं इसको यूज करके, तो जा भाई, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूं इसमें, जैसे कि ए बार बी और बी सी बार और ए बी बार सी, ठीक है, ए बी बार सी, और मैं दूसरा फंक्शन अब लिख रहा हूं, एक फंक्शन का तरीका मैंने लिखा, अब दूसरा लिख रहा हूं। दूसरा ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स बार और वाई बार और जेड डॉट ऑफ वाई और जेड डॉट ऑफ एक्स और वाई। आप यहाँ नोटिस क्या करोगे, आप यहाँ नोटिस ये कर पा रहे होगे कि फर्स्ट फंक्शन में क्या है मेरे पास, मैंने सम किया है, मैंने और ऑपरेशन परफॉर्म किया है किस पे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म पे। क्या बोलते हैं, अगर एक को आप पकड़ो, अगर एक टर्म को आप पकड़ो तो इसको क्या बोलेंगे आप, प्रोडक्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टर्म। एक अपने को ना वो पता होनी चाहिए कि कैसे हम रिकॉल करते हैं, कैसे याद करते हैं सारी चीज़ों। एक एक्सप्रेशन को अगर आप लो निकालो इससे, तो हम उसको प्रोडक्ट टर्म बोलेंगे। और ये सारे प्रोडक्ट टर्म जो है ना, इसको हम और ऑपरेशन कर रहे हैं, हम क्या करें उसका और ऑपरेशन, या फिर आप इसको सम बोल दो, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको कि हम ये शॉर्टकट में एसओपी बोलते हैं, ठीक है, एसओपी बोलते हैं। और सेकेंड सिनेरियो में, सेकेंड फंक्शन में आप ऐसा देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक जब टर्म है, एक टर्म जब है उसमें ही हम और ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये और ऑपरेशन मतलब और ऑपरेशन वेरिएबल्स के बीच में कर रहा है, ठीक है, लेकिन टर्म के बीच में क्या हो रहा है, टर्म के बीच में मेरा एंड ऑपरेशन हो रहा है, टर्म के बीच में मेरा एंड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। जब एंड ऑपरेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, शॉर्टकट में पीओएस, एसओपी एंड पीओएस, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है, बताता हूं। एक चीज आएगा आपका किसमें, एक चीज आएगा आपका पीओएस में, सेकंड चीज आएगा आपका एसओपी में, ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। एसओपी में है एक और दूसरा क्या है, पीओएस में। जब हम एसओपी की बात करते हैं, जब हम एसओपी की बात करते हैं तो ध्यान रहे आप लोगों को, जब हम एसओपी की बात करते हैं तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास और ऑपरेशन होता है उसमें, ठीक है, लेकिन हम जब पीओएस की बात करते हैं तो हम एंड ऑपरेशन के साथ खेलते हैं, ठीक है। एसओपी में और के साथ और पीओएस में हम एंड का यूज करते हैं, समझ आ गया। अब क्या है ना भैया, मुझे ये समझना है, मुझे ये समझना है कि कोई भी एग्जाम में अगर मुझसे, कोई भी एग्जाम में अगर मुझसे ये पूछ ले कि फाइंड द एसओपी एंड पीओएस फॉर्म या एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रुथ टेबल हम डिफाइन करते हैं एंड उसके हिसाब से हम उसके एसओपी एंड पीओएस फॉर्म निकालते हैं। देखो, पहली चीज, पहला पॉइंट ये लिखो कि जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा ना, जब भी क्वेश्चन आएगा, whenever you will get
यू विल गेट दिस क्वेश्चन, जो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, देन द ट्रुथ टेबल, टीटी लिख रहा हूं मैं, एंड द ट्रुथ टेबल विल बी गिवन टू यू, इट विल बी गिवन टू यू। ट्रुथ टेबल कैसे दिया रहेगा? ये सिर्फ आपको ये दिया रहेगा कि ये फंक्शन की वैल्यूज क्या है, मैं समझाता हूँ क्या है। तो इसका हम ना सबसे पहले एक बनाते हैं ट्रुथ टेबल अपने लिए। ओके, अपने लिए एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ध्यान से देखना है इसको। ओके ओके, एक और बनाना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखना है इसको, कॉपी कर लेना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो तो इसको कॉपी कर लेना। ठीक है ठीक है, हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल का हम देखने वाला है, हम 3 वेरिएबल का देखने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए। देखो हम क्या करने वाले हैं, हमें फाइंड करना है एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का फॉर्म, पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सब। एसओपी में हम क्या यूज करते हैं? और को यूज करते हैं। पीओएस में क्या यूज करते हैं? मैन को यूज करते हैं। अब हम एक्सप्रेशन लिखना देखेंगे कैसे, कैसे हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। सबसे पहले ए बी सी का हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं। इनपुट वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं इसमें? इनपुट वैल्यू हम ले सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1। 4 ले लिए। अब आपका याद होगा, आपको याद हो 100 101 110 एंड 111। ये सारी वैल्यूज इनपुट वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब आपको एक फंक्शन की जो वैल्यू है ना, फंक्शन ऑफ एबीसी, मतलब एबीसी कैसे रिलेटेड है आपस में, इसकी वैल्यूज दी होंगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे 0 1 1 0 1 0 एंड 1 0, तो ये जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यू के लिए परेशान मत होना आप लोग। यही वैल्यूज एग्जाम में दी होंगी, ट्रुथ टेबल में दी होंगी। ठीक, कि कोई भी एग्जाम लो ये दिया रहता है आप लोगों के लिए। हमें क्या फाइंड करना है? हमें भैया फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग एसओपी एंड करस्पॉन्डिंग पीओएस, करस्पॉन्डिंग एसओपी एंड पीओएस। ठीक है ठीक है ठीक है, कंडीशन आप लोग याद रखना, मैं इसको सेपरेट करता हूँ तभी याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ऊपर में हम एसओपी, ये साइड में हम रफ वर्क कर रहे हैं, जो मैंने डिवाइड किया ना उसको, उसमें रफ वर्क करेंगे हम। और ये पीओएस है, ध्यान से देखना। ओके, एसओपी जब हमें निकालना है, जब हमें किसी भी फूड वैल्यूज का एसओपी निकालना है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, वो ये होगा कि हम देखेंगे कि आउटपुट में 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, क्योंकि हम सिर्फ 1 वैल्यू के लिए ही एसओपी निकालेंगे। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है कि और की कंडीशन में हमें 1 से मतलब है, हमें 0 से मतलब नहीं है। ठीक है, और का कंडीशन सम एसओपी में मैंने बोला कि हम और को लेते हैं, और जब और को लेते हैं तो हमें 1 से मतलब होना चाहिए। तो हमें आउटपुट में खोजना है कि 1 किधर किधर है। सबसे पहले 1 को जो किधर है, मैं 1 मिनट ये मिटा देता हूँ। 1 किधर है भैया? एक ये रहा 1, एक ये रहा 1, एक ये रहा और एक ये रहा। 4 जगह हमें 1 मिला है। अब 4 जगह मिल गया, 1 मिला ना,
सेकेंड स्टेप, आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट लिखना है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट लिखना है। ध्यान से समझना, रिजल्ट कैसे लिखेंगे भैया कि अगर 1 है, देखो जहां जहां 1 है सिर्फ वहीं पे आपको एसओपी लिखना है। जीरो के सामने मत लिखना, सिर्फ 1 के सामने लिख। और हमें कैसे लिखना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे भैया? आप एबीसी लिख दो सर। ठीक है, एबीसी लिख दो, बस एबीसी लिख दो, क्योंकि 3 वेरिएबल है अपने पास, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं एबीसी, उनके लिए हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ये चीज लिख रहे हैं। समझना ध्यान से। अब देखो तीसरा स्टेप ये है एसओपी में कि जहां जहां इनपुट वैल्यूज 0 हैं, जैसे कि देखो 1, सबसे पहले हमने 1 सेलेक्ट किया, अब हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है, अप्लाई कॉम्प्लीमेंट। ये अपना तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, अप्लाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अप्लाई वहीं करो जहां आपको 0 वैल्यू देखने को मिले। सबसे पहला स्टेप देखो कि हमें 1 खोजना है आउटपुट में। ठीक है, 1 मुझे 4 जगह मिले इस ट्रुथ टेबल में, 4 जगह हमने 1 को खोज लिया। अब जो 4 जगह मिल गया तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग में हम उसके प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट फॉर्म को लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेप हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंट उसी वेरिएबल के ऊपर लगाना है, उसी वेरिएबल के ऊपर टोपी लगाना है जिसका वैल्यू 0 हो। तो अब सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि ए और बी का वैल्यू 0 है। देख इस कंडीशन में ए और बी का वैल्यू 0 है, तो 0 के ऊपर आप लगा दोगे बार। बी के ऊपर है यहाँ पे, तो बी के ऊपर लगा दोगे। यहाँ ए के ऊपर है, सॉरी बी और सी के ऊपर है, तो बी और सी के ऊपर लगा दोगे। ठीक है, और लास्ट में सी के ऊपर है तो सी के ऊपर लगा दोगे। समझ आया? ओके, चलेगा। इसमें एक गलती भी ना अपने से। देखो यहाँ पर 0 के ऊपर हमें लगाना था, ए और सी के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब सही है, परफेक्ट, अब सही है। तो भैया आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा कि 1 कहाँ है, 1 आउटपुट में कहाँ कहाँ है, आपने 1 निकाल लिया। 1 निकालने के बाद आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में वेरिएबल्स को लिख लिया। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना जिसका इनपुट वैल्यू 0 है। समझ आ गया? चलो बढ़िया। अब हम इसका एसओपी, फोर्थ स्टेप में आप इसका एसओपी फॉर्म लिख दो। एसओपी एक्सप्रेशन, एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? एसओपी में हम क्या करते हैं? एसओपी में हम क्या करते हैं? हम और ऑपरेशन करते हैं, हम सम करते हैं सब चीज का। जब सम करोगे आप, सम में आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए बार बी बार सी, जितने भी आए हैं ना आपके पास रिजल्ट, उस सबको और कर दो बस। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार और ए बी सी बार। समझ आया क्या आपको? अब आप ये 4 स्टेप को दिमाग में बिठाओ, उसके बाद हम आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ज्यादा लंदफंद की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने 1 देखा, एसओपी के लिए हमने 1 देखा, 1 मिलते ही हमने प्रोडक्ट फॉर्म लिखा, प्रोडक्ट फॉर्म लिखते ही हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया। कॉम्प्लीमेंट उसी के ऊपर लगाना है जिसका इनपुट वैल्यू 0 है। कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। चौथा एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है। एसओपी एक्सप्रेशन में जितने भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं सबको आप ऐड कर दो, सबको आप और कर दो। ठीक है, और करते ही हम इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? और जब करोगे आप इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप और क्या बोल सकते हो? CSOP, एक्सपेंडेड CSOP। समझ आया? एक्सपेंडेड CSOP, कैनोनिकल SOP फॉर्म। समझ आया आप लोगों को? समझ आया क्या? अब हम देखते हैं POS भैया। SOP समझ आया? पहले बताओ एसओपी में क्या करते हैं? 1 देखते हैं आउटपुट में, का 1 मिल गया,
प्रोडक्ट फॉर्म लिखो, प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, सबको और कर दो। पीओएस, पीओएस में हम क्या करते हैं, एंड से मतलब है और सम उसमें करते हैं, इसमें प्रोडक्ट करेंगे। पीओएस में सबसे पहला स्टेप भैया हमारे पास है, सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है पीओएस में वो ये है कि हम सबसे पहले फाइंड जीरो आउटपुट, जीरोथ आउटपुट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। जहां जहां जीरो होगा, जहां आउटपुट हमें जीरो दिख रहा है, हमें सिर्फ उसी से मतलब है, इसके आगे हमें कुछ मतलब नहीं। सेकेंड पॉइंट में हमें ये देखना है, सेकेंड पॉइंट में देखो इसमें हम सेकेंड पॉइंट में हम प्रोडक्ट फॉर्म लिख रहे थे, इसमें सम फॉर्म लिखेंगे। सम फॉर्म लिखो टर्म्स के। इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें हमने ना मिलते ही जहां जहां जीरो है, अब ये पार्ट जीरो है, फिर ये पार्ट जीरो है, ये पार्ट जीरो है, ये टर्म जीरो है, तो जहां जहां जीरो है वहां पे हम सम के फॉर्मेट में लिखेंगे इंस्टेड कि हम प्रोडक्ट में लिखें। प्रोडक्ट में हम एसओपी में लिखते थे, अब यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो ए और बी और सी, यहाँ पे भी लिख लो ए और बी और सी, यहाँ पे भी लिख लो ए और बी और सी, यहाँ पे भी लिख लो ए और बी और सी। अब हमने यहाँ लिख लिया, अब तीसरा क्या आता है हमारे पास। अच्छा एक चीज करता हूं मैं, एक मिनट, एक मिनट यार। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए और बी और सी, यहाँ पे भी ए और बी और, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कहाँ कहाँ हमने लिखा है, ए और बी और सी और ए और बी और सी। अब देखो, अब तीसरा जो स्टेप होगा हमारा तीसरा, वो हो जाएगा अप्लाई कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं चार्ज लगा लेता हूँ इसको। ठीक है, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट किस पे अप्लाई करना है। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट में एसओपी फॉर्म में हम 1 खोजते थे, 1 मिलता था और कॉम्प्लीमेंट 0 पे लगाते थे। पीओएस फॉर्म में हम 0 खोज रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट 1 वाले पे लगाएंगे। तो इनपुट जहां जहां 1 है ना, उसी वेरिएबल के ऊपर टोपी पहनाओ, उसी वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखो। ठीक है, तीनों में 1 दिख रहा है, लास्ट से स्टार्ट करते हो, तीनों के ऊपर टोपी लगा दो, तीनों का कॉम्प्लीमेंट लिखो। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं ए और सी में दिख रहा है, तो ए और सी के ऊपर लगा दो। फिर इस वाले में देखो, इसमें हमारे पास बी और सी के ऊपर है 1, तो बी और सी के ऊपर लगा देंगे। और फर्स्ट कंडीशन में एक भी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चौथा जो स्टेप है ना, चौथा स्टेप है राइट पीओएस एक्सप्रेशन। पीओएस एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो अब ये सब जो है ना, पीओएस में हम क्या करते हैं, एसओपी में हम और करते हैं, पीओएस में हम एंड करते हैं। सब क्या एंड कर दो जो भी हमें मिला है। क्या मिला है भैया, हमें मिला है ए और बी और सी ब्रैकेट में, ए और बी बार और सी बार ब्रैकेट में, ए बार और बी और सी बार ब्रैकेट में, ए बार और बी बार और सी बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया एक्सपेंडेड कैनोनिकल पीओएस फॉर, या फिर हम इसको सीपीओएस भी बोल सकते हैं, सीपीओएस। ठीक है, कैनोनिकल एक्सपेंडेड पीओएस फॉर्म या एसओपी फॉर्म। समझ आया, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। ये एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। ठीक है, हमने एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन लिख लिया। अब बारी आती है इस चीज के बारे में पढ़ना, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। हेडिंग दो मिन टर्म्स। ट्रुथ टेबल समझ आया, एसओपी एक्सप्रेशन कैसे लिखते समझ आया, पीओएस कैसे लिखते समझ आया,
ठीक है। एसओपी में और लगाते हैं, पीओएस में एन लगाते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। एसओपी में हम क्या करते हैं, वन चेक करते हैं। वन चेक करने के बाद हम उसका प्रोडक्ट में वेरिएबल्स लिखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म लिखने के बाद हम उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद और ऑपरेशन करते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं। 4 स्टेप में खत्म एसओपी। पीओएस में क्या करते हैं, हम जीरो खोजते हैं। जीरो जहाँ मिलता है हम उसमें और कंडीशन लगाते हैं वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लिखना है, वन। अगर इनपुट 1 है तभी उस वेरिएबल के ऊपर आएगा बात। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप ये है हमारे पास कि हम उसका पीओएस एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, इस एक्सप्रेशन को हम सीपीओएस और सीएसओपी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। समझ आ गया? अब यहाँ पे मुझे बता, इस चीज को मैं ना कॉपी करता हूँ पहले, रुक जाओ। क्या हो रहा है? ठीक है, लिख लेता हूँ यार, रुक जाओ। मेरे पास एसओपी फॉर्म क्या आया, मेरे पास एसओपी फॉर्म आया, एसओपी एक्सप्रेशन आया। ए बार बी बार सी और ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार और ए बी सी बार। और पीयूएस फॉर्म क्या आया मेरे पास, पीयूएस फॉर्म क्या आया मेरे पास, ए और बी और सी, ए और बी बार और सी बार, ए बार और बी सी बार, सी बार, ए बार और बी बार और सी बार। एसओपी और पीओएस आ गया। एक बात समझाइए आप लोग मुझे कि एक टर्म को हम क्या बोलते हैं, चाहे एसओपी में बोलो चाहे पीओएस में बोलो। भैया एक टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म। समझा है? एक टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। ओके, अब हम मिन टर्म्स देखते हैं। मिन टर्म्स क्या होता है, मिन टर्म हम एसओपी, देखो मिन टर्म्स जो आता है वो एसओपी के अंदर आता है, और मैक्स टर्म जो आता है वो पीओएस के अंदर आता है। ठीक है, तो लिखो आप लोग, ईच कैनोनिकल, जूम कर लिया जा। ओके, ईच कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन is called as min term, मतलब हर एक एसओपी का एक्सप्रेशन को हम मिन टर्म्स बोलते हैं। ओके, एंड हर एक टर्म क्या होता है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ऐसा हर एक टर्म को हम मिन टर्म बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम दूसरे डेफिनेशन से भी नवाज सकते हैं, जैसे कि इट इज अ प्रोडक्ट टर्म containing, प्रोडक्ट टर्म containing, ing लिख लेना, containing all the variables of given function, either in complementary or non complementary format, क्या बोला मैंने भैया, देखो यहां से हर एक टर्म ऑफ एसओपी हमने एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन में एक पार्ट, एक टर्म को हम क्या बोलते हैं, मिन टर्म बोलते हैं। हर एक टर्म को हम मिन टर्म बोलते हैं। ये एक ऐसा टर्म है, जैसे कि हम ये अगर लें, अगर ये हम एक टर्म ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक टर्म ले रहे हैं। इस
टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम मिड टर्म बोलेंगे, ठीक है, इस टर्म को मिड टर्म बोलेंगे। इसमें ना सारे वेरिएबल्स होंगे, इसमें सारे वेरिएबल्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स दिए होंगे वो सारे वेरिएबल्स इस एक टर्म के अंदर होगा, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये सम के फॉर्मेट में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है। चार बातें आपको याद हो गई। हर एक टर्म फ्रॉम द एसओपी इज कंसिडर्ड एज द मिन टर्म, ओके। इसके पास सारे वेरिएबल्स होंगे जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने लिए, सारे वेरिएबल्स हैं, हम कौन से फॉर्मेट में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। आप इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ओके। मिन टर्म्स expressed as summation of small m x y z, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना समीशन से, ठीक है, समीशन। और हम इसके लिए स्मॉल m का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना कि मोमेंटम के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं। समझ आ गया, समझ आ गया या नहीं? आया समझ? अब बता, हम मिन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, एक चीज, जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया है इसमें पीओएस एक्सप्रेशन भी मैंने एसओपी के अंदर ही लिख दिया है। पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि पीओएस में हम यहाँ लिख देंगे, जरूरी नहीं है आप कहीं भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, और वो सही भी है, लेकिन क्योंकि हमने बनाया था तो हम अलग सेपरेट आपके लिए लिखना चाहते थे इस चीज को। ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार और बी और सी बार, ए बार और बी बार और सी बार, चार आगे, यहां से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब सेपरेट हो गया एसओपी और पीओएस का फॉर्म, समझ आ लिया। अब देखो, मिन टर्म देख लिया हमने, मिन टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी देख लिया। अब मिन टर्म्स हम एसओपी के लिए यूज करते हैं ना, राइट, मिन टर्म्स हम एसओपी के लिए यूज करते हैं। तो अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे सेग्रीगेट करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक मिनट रुको, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैं M0 से, यहाँ पे M है, M0 से लेके इतने हैं 8 हैं, तो M7 तक, M0 से लेके M7 तक मैं अगर डिफाइन करूं तो कैसे होगा, कैसे हम मिन टर्म्स को लिख सकते हैं? मिन टर्म्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मिन टर्म्स किस में लिखेंगे, एसओपी में। तो ये रहा M0 और ये होगा M1, ध्यान से देखो, M1 आ रहा है मिन टर्म में पहला, M2 आ रहा है, M3 नहीं आएगा, M4 आएगा, M5 नहीं आएगा, M6 आएगा। समझ आया क्या? मिन टर्म्स 4 मिले मुझे मिन टर्म्स 4 मिले, M1 M2 M4 M6, M1 M2 M4 M6, 4 मिन टर्म्स मिले मुझे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं भैया कि समेशन ऑफ स्मॉल है, क्या हो गया इसको, समेशन ऑफ स्मॉल है, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 4 6 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म, मिन टर्म का ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। समझ आया? अब मैक्स टर्म देखते हैं, मैक्स टर्म क्या होता है। मैक्स टर्म के बारे में हम देखते हैं, मिन टर्म हमने देख लिया, ओके, आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मैक्स टर्म की अगर हम बात करें तो ईच टर्म इन कैनोनिकल
कैनोनिकल राइटिंग बहुत ही खराब है, पता नहीं क्या काम नहीं कर रही है। इस टाइम इन कैनोनिकल POS form, each time in canonical POS form is called as max term, is called as max term, ठीक है। और ये क्या है ना, each term is a sum term। हमने देखा था एसओपी के फॉर्मूले को प्रोडक्ट टर्म बोलते थे, लेकिन इस केस में, इस सिनेरियो में हम इसको सम टर्म बोलते हैं, ठीक है। और containing ing लिखा था ना, all variables, containing all variables either in complementary or uncomplimentary form। समझ आया? मतलब मिन टर्म हम यूज करते हैं एसओपी में, और पीओएस में हम क्या यूज करते हैं, मैक्स टर्म। मिन टर्म्स में प्रोडक्ट टर्म होता है, मैक्स टर्म में सम टर्म होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बताऊं आपको, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई लिखो, और मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिन टर्म्स को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, whereas it is at the same time we use capital M for the max term, ठीक है। और XYZ ऐसे लिख दो, so this we call it as a max term, how we can represent max term। मैक्स टर्म किस में होगा, बस और बस पीओएस फॉर्म में। तो देखो पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म कौन कौन सा है, कौन कौन सा है मैक्स टर्म। सबसे पहले देखो आप ये कि M1 मिल रहा है मुझे, सॉरी M0 मिला मुझे यहाँ पे, यहाँ देखो आप लोग, पेन देखो किधर किधर है, M0 मिला मुझे। फिर M2 M3 मिला मुझे, M3 पे पीओएस एक्सप्रेशन है मेरे पास। फिर M5 पे है, फिर M7 पे है। लेकिन गलती मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, मैंने कैपिटल में लिख दो सबको, और कैपिटल में ही लिखना। ऐसा मैक्स टर्म में छोटा वाला लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। M0 3 5 and 7, 0 3 5 and 7। सो कैसे लिख सकते हो, पाई ऑफ M 0 3 5 and 7। समझ आ गया, समझ आ गया आपको, ये है। देखो हाँ, एक चीज और है मेरे भाई, कि ये जो हमने क्या किया ना, हमने यहाँ देखो, ये मेरे पास कैनोनिकल फॉर्मेट था। अर्लियर जो हमारे पास इक्वेशन था वो कैनोनिकल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में था। लेकिन हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को कॉम्पैक्ट कर दिया। जब कॉम्पैक्ट किया तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्पैक्ट, हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एसओपी, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एसओपी। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ पीओएस, समझ आया, पीओएस का कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर आप ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को मिला दो, समेशन ऑफ n 1 to कौन सा था, 1 to 46 और ये मैक्स टर्म ऑफ 0 3 5 7। तो आप ये नोटिस करोगे कि 0 से लेके मुझे 7 तक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं मुझे, और ये 3 वेरिएबल का था। ये जो ट्रूथ टेबल था मेरे पास 3 वेरिएबल का था। और हमें पता है जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने होते हैं एक ट्रूथ टेबल में, तो वी गो इट विद द फॉर्मूला ऑफ 2 to the power n। हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे, तो 2 to the power 3 किया हमने 8। टोटल 8 कॉम्बिनेशन थे, 4 मैक्स टर्म के, 4 मिन टर्म के। समझ आ गया यार आपको। तो इतना सब कुछ आज हमने देखा है, एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सॉर गेट, एजनॉर गेट, ठीक है। ये सब गेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, एंड नॉर भी बच रहा है, इसको भी हम स्टार्ट करें। नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये चारों देखेंगे, चारों का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, चारों में रिलेशंस देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। और बबल फॉर्मेट क्या होता है, बबल फॉर्मेट कैसे रिलेटेड है नैंड और नॉर से, ठीक है। बबल फॉर्मेट ऑफ और बबल फॉर्मेट ऑफ नैंड हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बिल्कुल अटेंड करना है इस लेक्चर को, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस उससे बहुत ज़्यादा आते हैं ना। अभी तक जो था वो बेसिक ही चल रहा है ना, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी देख रहे हैं, सो पीपीओस हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट इसको थोड़ा सा लाइटली लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसको और सिंप्लीफाई करके जितना इजी हो सके मैं इसको बनाऊंगा। एंड होप सो कि आप लोग सपोर्ट करोगे, बिल्कुल करोगे यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप लोग, एंड सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर। बाय।